हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर जीएस यानी कि मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब मिक्स क्वेश्चन से मतलब क्या है? मिक्स क्वेश्चन से मतलब है यहाँ पर हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इन सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हम जीएस से रिलेटेड अदर वीडियोज़ बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके प्लेलिस्ट दी गई होगी, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इन ऋग वैदिक सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन। तो निम्न में से कौन सा ऋग वैदिक समाज में अज्ञात था? अब देखो इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा ऋग वैदिक समाज में अज्ञात था। अब देखो ऋग वैदिक समाज में बहुविवाह भी होता था, बहुपति प्रथा भी होती थी, बाल विवाह भी होता था, बाकी वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं होता था। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऋग्वेद की बात की गई है, यानी कि वेदों की बात की गई है। तो टोटल कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बेसिकली यहाँ पर जो है तो ऋग्वेदिक की बात की गई है, यानी कि ऋग्वेद की बात की गई है। अब ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे जो कि HPSSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? टोटल इसमें मंडल कितने हैं? तो 10 होते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने होते हैं? तो 1028 सूक्त होते हैं। और ऋग्वेद में टोटल ऋचाएँ कितनी हैं? मंत्र कितने हैं? तो 10,462 मंत्र हैं, यानी कि ऋचाएँ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, गाय के बारे में यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था? तो देखो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघन्या। और अघन्या यानी कि गाय शब्द का प्रयोग, गाय शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ है, बट अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ। तो अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में टोटल कितनी बार हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में टोटल 176 बार हुआ है। ये पॉइंट देखो आपको यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रीब्यूटेड टू। तो कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? अब देखो ऑप्शन ए को देख करके, अशोक को देख करके आपको अशोक पे टिकन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म की बात की गई है और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। अब देखो यहाँ पर जैन धर्म की बात की गई है तो ऑब्वियसली जैन धर्म का प्रसार का श्रेय जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो किस वंश से संबंधित है? तो यह मौर्य वंश से संबंधित है, जो कि हमारे जो है तो इंडिया का सबसे बड़ा वंश था। अब देखो मौर्य वंश की यहाँ पे बात की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक और कुछ सीक्वेंस वाइज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ डेट्स को याद रखेंगे, जो कि जिस सीक्वेंस में मैं याद रखता हूँ उसी सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। जैसे 345 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ओके, उसके बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यह जो है तो सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था कार्नेलिया। और इसकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसने बदले में क्या क्या दिया? तो इसने 4 प्रांत दिए थे। वह कौन कौन से थे? तो वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। फिर 305 के बाद 298 BC यानी कि 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ सीक्वेंस वाइज डेट्स आपको बिल्कुल नोट रखनी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द चोला एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। तो किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था? तो किसके अधीन चोल साम्राज्य देखो अपने चरम पर पहुंचा था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। और राजधानी इनकी क्या थी? अक्सर इनकी राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनकी राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर थी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किसके अधीन चोल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ था? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है तो सर्वाधिक विस्तार किया था चोल साम्राज्य का। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन सी में है राजेंद्र चोल प्रथम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से इससे जो है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो देखो इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो गंगई कोड चोलपुरम, गंगई कोड चोलपुरम इसने उपाधि धारण की थी। अब ये उपाधि इसने धारण क्यों की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसने पाल वंश के राजा महिपाल को पराजित कर दिया था। अब पाल वंश का आपको पता है, पाल वंश का शासन जो है तो कहाँ पर होता था? तो आधुनिक बांग्लादेश या फिर आप कह सकते हो आधुनिक पश्चिमी बंगाल साइड, पश्चिम बंगाल साइड। अब पश्चिमी बंगाल में जो है तो उस समय जो है तो गंगा नदी को ही जाना जाता था, गंगा नदी। ओके, तो
राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है तो किसको हराया था, पाल वंश के शासक महिपाल को। तो इसलिए जो है तो इसने ऐसा कहा कि हमने जो है तो गंगा को जीत लिया। तो गंगा को जीत लिया इसलिए इसने जो है तो गंगई कोड चोल जो है तो पुरम अपने को उपाधि दे दी थी। ओके, ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रथम, इसी के राजेंद्र चोल प्रथम के गुरु कौन थे। देखो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम को अक्सर आपको कुछ एक बुक्स में ही देखने को मिलेगा। तो देखो राजेंद्र चोल प्रथम के गुरु कौन थे, तो ये थे ईशान शिव पंडित। कौन थे, ईशान शिव पंडित। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और ईशान शिव पंडित यह किस धर्म को मानते थे, तो यह शैव धर्म को मानते थे। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 150 है, हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखो सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी था मीर जाफर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीर जाफर ने जो है तो सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ओके, अब देखो सिराजुद्दौला की यहाँ पे बात की गई है, तो सिराजुद्दौला के बारे में एक पॉइंट आपको नोट रखना है। सिराजुद्दौला के समय जो है तो एक घटना घटित हुई थी। वह घटना कौन सी थी, तो वह थी काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना थी, काल कोठरी की घटना। इसी को जो है तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। अब ये काल कोठरी की घटना हुई कब थी, तो देखो 20 जून 1756 यानी कि 1756 को सिराजुद्दौला ने क्या किया था, तो अंग्रेजों को जो है तो टोटल अंग्रेज कितने थे, तो 146 थे। 146 कैदियों को एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया था और 20 जून को ऐसा इसने किया था। अब जब 21 जून अगले दिन जो है तो उस दरवाजे को खोला गया तो उसमें टोटल कितने 21 ही लोग बचे हुए थे। ओके, 21 लोग उसमें से बचे हुए थे। तो ये काल कोठरी की घटना जो है तो किससे संबंधित है, तो यह सिराजुद्दौला से संबंधित है। सिराजुद्दौला से ही संबंधित है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि जो कि कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 फरवरी 1757 को। कब हुई थी, 9 फरवरी 1757 को। और यह सिराजुद्दौला और किसके मध्य हुई थी, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। यह सिराजुद्दौला और किसके मध्य में हुई थी, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 151 है, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। तो भूदान आंदोलन के किसने प्रारंभ किया था, तो ये विनोबा भावे ने आरंभ किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देखो, जयप्रकाश नारायण दिया गया है। जयप्रकाश नारायण से एक क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इनका उपनाम क्या है, तो इनको लोकनाथ नाम से भी जाना जाता है। ओके, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। बाकी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन हमारा 152 है, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना की किसने थी, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ पर की थी, तो यह बम्बई में इसने स्थापना की थी, बम्बई में। और कब की थी, तो 1875 यानी कि 1875 में जो है तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ को बनाया था, किस क्षेत्र को बनाया था। अब कुछ स्टूडेंट्स मुंबई को देख करके बम्बई यहाँ पर टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो 1877 में यह जो है तो अपना इस आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर लेकर के चले गए थे, तो यह लाहौर लेकर के चले गए थे। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। अब देखो राष्ट्रपति लोकसभा में जो है तो 2 व्यक्तियों को चुनता है और राज्यसभा में टोटल 12 व्यक्तियों को चुनता है। तो अब अगर आप इनको प्लस करोगे यानी कि इनको जमा करोगे तो टोटल कितने आ गए, 14। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है 14। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इंडियन प्रेसिडेंट इज। तो भारतीय राष्ट्रपति क्या है। अब देखो भारतीय राष्ट्रपति एक नामधारी कार्यपालिका है, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक कार्यपालिका भी आप सभी को पता है कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 155 है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये 1976 में पारित हुआ था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट रखना है। 1976 में जो है तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो यह इसी को कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। एक और क्वेश्चन बनता है कि यह जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था यह किसके समय में हुआ था, तो यह इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, लोकतंत्र की हत्या
लोकतंत्र की हत्या किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो लोकतंत्र की हत्या भी 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। ये HPSSC हमीरपुर बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, ये उनको हर बार एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन, टेम्परेरी टैक्स लेविड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर क्या कहलाता है? तो यह सरचार्ज यानी कि अधिकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, द मेजर पर्पज ऑफ अ प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर चेंजेस इन। तो देखो, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन जो है तो धन की क्रय शक्ति यानी कि बाइंग पावर ऑफ मनी में परिवर्तन को मापना है। सो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। तो देखो, यह पूर्व से पश्चिम घूमती है या फिर पश्चिम से पूर्व, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि वह कौन से 2 ग्रह हैं, कौन से 2 प्लैनेट हैं जो पूर्व से पश्चिम को घूमते हैं। ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अब देखो, यहाँ पर पृथ्वी की बात की गई थी। ओके, पृथ्वी की बात की गई, तो पृथ्वी के बारे में हम यहाँ पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह कौन सा है? तो वह पृथ्वी है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। फिर एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो है तो कब होती है? तो देखो, अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और कितनी होती है? तो ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, फिर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम दूरी जो है तो कब होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और होती कितनी है? तो ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करंट्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट ड्यू टू। तो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं? अब देखो, ये होती हैं कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। कोरियोलिस बल कहता क्या है? कोरियोलिस बल कहता है, अब देखो ये हो गया हमारा पूरा का पूरी अर्थ। अब देखो, ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर देखो, कोरियोलिस बल क्या कहता है? कोरियोलिस बल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं होती हैं वह अपनी दाईं ओर यानी कि इस तरह से जो है तो विक्षेपित हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं जो है तो अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। ये किसने कहा था? तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है तो कहा था। अब देखो, कोरियोलिस ये जो बल है, कोरियोलिस बल के प्रभाव का वर्णन किसने किया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। कोरियोलिस बल के प्रभाव का वर्णन जो है तो एक कोरियोलिस नाम के ही फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। 1844 में किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। 1844 में किया था। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और इसी को, कोरियोलिस बल को ही जो है तो फेरल का नियम कहते हैं। ओके, ये भी पॉइंट देखो आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। फेरल का नियम किसको कहते हैं? तो फेरल का नियम भी कोरियोलिस बल को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 160 है, विच इज़ नॉट अ वार्म करंट। तो कौन सी गर्म धारा नहीं है? अब देखो, गर्म धारा जो है तो एक तो हो गई कुरोशियो जो है तो गर्म धारा है। गल्फ धारा भी एक गर्म धारा है। बाकी बेंगुएला की धारा और ब्रिटिश कोलंबियन की धारा, यह जो है तो गर्म धाराएं नहीं है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ गर्म और कुछ ठंडी जलधाराओं को मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल नोट रखते हैं। गर्म जलधाराओं के बारे में आपको 2 तो आपको पता चल गए, एक तो कुरोशियो और एक गल्फ धारा। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक तो हो गई गिनी की धारा, ये आपको नोट रखनी है। उसके बाद हो गई ब्राज़ील की धारा। उसके बाद हो गई किनारी की धारा। देखो, किनारी की धारा भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। तो ये कौन सी हैं? ये हैं गर्म जलधाराएं। फिर ठंडी जलधाराएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक तो आपको पता चल गई बेंगुएला की धारा और एक आपको पता चल गई ब्रिटिश कोलंबियन की धारा। फिर 2 आपको और नोट रखनी है, एक तो हो गई लेब्राडोर और एक हो गई फॉकलैंड की धारा। ये 2 भी आपको नोट रखनी है, ये ठंडी जलधाराएं हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 161 है, विच स्टेट हैज़ अबंडेंट ब्लैक सॉइल। तो किस राज्य में प्रचुर काली मृदा है? तो देखो, प्रचुर काली मृदा ये है महाराष्ट्र स्टेट में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, काली मिट्टी की यहाँ पे बात की गई है,
तो काली मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, लावा मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, करेल मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, काली मिट्टी को ही। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने। अब काली मिट्टी के बारे में मैंने दो पॉइंट्स आपको हर बार बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, काली मिट्टी में ही देखो आपको पता होगा कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती? कपास की खेती। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के पास है? तो देखो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है तो महाराष्ट्र स्टेट के पास है, जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कपास की खेती सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है? अब देखो किस राज्य में की जाती है, तो ये गुजरात स्टेट में की जाती है। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा 162 है, विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। तो कौन सी रबी फसल नहीं है? अब देखो रबी फसल कौन सी नहीं है। अब देखो अगर आपको अलसी और जौ का अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सी फसलें हैं, तब भी आप इन दो ऑप्शंस को देखकर यानी कि चावल और गेहूं को देखकर पता लगा सकते हो कि रबी फसल कौन सी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रबी फसल कब उगाई जाती है। तो देखो यह ठंड के मौसम में जो है तो उगाई जाती है, यानी कि बोई जाती है ठंड के महीने में, यानी कि आप कह सकते हो नवंबर जैसे में यह बोई जाती है। अब नवंबर में यह बोई जाती है तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि चावल चावल का आपको पता चल गया कि धान की खेती जो जो है तो नवंबर में नहीं की जाती है। कब की जाती है? जब बरसात होती है, यानी कि यह जून जुलाई में की जाती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि चावल की खेती यह जो है तो रबी की फसल नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सीक्वेंस वाइज और बिल्कुल देखो इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को कनेक्ट करके भी आप आंसर का पता लगा सकते हो। ओके, तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।